तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। आज की इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबाएं ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी हाची साकुसामा की है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इससे उतना ही डरते हैं। हाची साकुसामा एक जापानी अर्बन लीजेंड है जो कि छोटे बच्चों का अपहरण कर लेती है और यह दिखने में काफी डरावनी और भयानक और लगभग 8 फीट लंबी होती है। इस लेजेंड से जुड़ी एक कहानी भी है जो काफी डरावनी और इंटरेस्टिंग है। हाची साकुसामा मतलब कि 8 फीट लंबा। हाची साकुसामा एक जापानी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब 8 फीट लंबा होता है। जापानी भाषा में हाची का मतलब 8 होता है और साकु का मतलब फीट होता है। वही सामा का अर्थ लंबाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हाची साकुसामा के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल यह एक जापानी अर्बन लेजेंड है और यह लेजेंड एक ऐसी लंबी और भयानक औरत के बारे में है जो छोटे बच्चों का अपहरण करती है। हाची साकुसामा को एक आदमी से दूसरे आदमी अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। कुछ लोगों ने इसे किमोनी पहनी हुई भयानक बूढ़ी औरत के रूप में देखा है तो कुछ लोग सफेद कफन पहनी हुई लड़की के रूप में। एक चीज जो इसके बारे में हमेशा समान रहती है वह इसकी ऊंचाई और एक आवाज जो इसके आने पर होती है। जब भी यह आती है तो एक भारी और मर्दाना आवाज सुनाई देती है जो कुछ इस प्रकार की है। यह बात तो फिक्स नहीं है कि यह आवाज किस तरह की होती है क्योंकि यह आवाज बहुत ही धीमी और समझ के परे होती है। हाची साकुसामा एक सफेद ड्रेस पहनती है और सिर पर टोपी पहनती है। कुछ कहते हैं कि यह पुआल से बनी टोपी होती है, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या पहनती है और क्या नहीं। जब यह आपको दिखेगी तो आप इसके पहनावे और इसकी भारी और वो पौ पौ करती हुई आवाज से इसे पहचान जाओगे। हाची साकुसामा के हाथ और पैर काफी लंबे हैं और इसके बाल काले हैं जो इसके पूरे चेहरे को ढके रहते हैं। इस लेजेंड को अमेरिका के एक लेजेंड सिलेंडर मैन से भी जोड़ा जाता है। जो सिलेंडर मैन के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि सिलेंडर मैन एक लंबा, पतला और बिना चेहरे का एक क्रिएचर है और यह जंगल में रहता है। यह बच्चों को फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है और फिर मार कर खा जाता है। हाची साकुसामा के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि इसने आपको एक बार देख लिया तो यह आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि यह आपको पकड़ न ले। इसका मुख्य शिकार छोटे बच्चे होते हैं। यह तो कोई नहीं जानता कि उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें यह पकड़ लेती है, पर फिर उन्हें कभी नहीं देखा जाता। इस अर्बन लेजेंड से जुड़ी एक कहानी भी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे दादा दादी जापान में रहते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे उनके पास ले जाते थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और उनका आंगन बहुत ही बड़ा था जिसमें मैं घंटों तक खेला करता था। मेरे दादा दादी अब मुझे बहुत प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों के दौरान देखा था जब मैं 8 साल का था। हर बार की तरह जब मैं और मेरे माता पिता उनसे मिलने गए तो वे बहुत खुश थे। मेरे माता पिता आगे की यात्रा पर जाने के कारण अब मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने आंगन में खेल रहा था और मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। यह गर्मी का सबसे गर्म दिन था और मैं आराम करने के लिए घास पर लेटा हुआ था। मैं बादलों की ओर देख रहा था और सूरज की धूप में गर्म घास का मजा ले रहा था। जैसे ही मैं उठने वाला था कि मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं नहीं जानता था कि वह आवाज किस तरह की थी और यह भी जान पाना मुश्किल था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। मैं आसपास देख रहा था। मैं उस जगह को ढूंढ रहा था जहां से वो आवाज आ रही थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन को घेरने वाली बाउंड्री वॉल के सबसे ऊपर कोई चीज है और यह एक पुआल की बनी टोपी थी। वह टोपी बाउंड्री वॉल पर नहीं बल्कि उसके पीछे थी, उसी जगह पर जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि टोपी हिलने लगी जैसे कि कोई इसे पहनकर चल रहा हो। वो टोपी बाउंड्री वॉल के छोटे से छेद पर जाकर रुकी और मैंने एक चेहरे को उस छेद से झांकते हुए देखा। यह एक औरत थी पर वह बाउंड्री वॉल काफी लंबा था, लगभग 8 फीट। मैं हैरान था कि यह औरत इतनी लंबी कैसे थी। मैं सोच रहा था
कि शायद इसने कोई ऊंची एड़ी के जूते पहने हो या फिर कोई हाई हील। थोड़े समय बाद या थोड़े सेकंड के बाद वह वहां से चली गई और वो अजीब सी आवाज भी उसके जाने के साथ में ही धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डर के मारे मैं उठा और घर के अंदर चला गया। उस समय मेरे दादा दादी किचन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं किचन में जाकर टेबल पर बैठ गया और कुछ समय बाद मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। वह मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक कि मैंने उन्हें उस अजीब सी आवाज के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मैंने ये कहा वैसे ही दोनों अपनी जगह पर एकदम से जम गए। दादी की आंखें फटी हुई थी और उन्होंने अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ था। दादाजी का चेहरा बहुत ही सीरियस दिख रहा था और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, यह बहुत जरूरी है कि जो तुम्हारे साथ हुआ ठीक वो तुम हमें बताओ। वह कितनी लंबी थी? उन्होंने एक तेज आवाज में कहा। गार्डन की वॉल बाउंड्री जितनी लंबी, मैंने डरते हुए कहा। मेरे दादाजी ने सवालों की मुझ पर बौछार कर दी। वह कहाँ खड़ी थी? यह कब हुआ? और तूने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैंने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से उनके सवालों का जवाब दिया। वो अचानक से हॉल में गए और उन्होंने एक फोन कॉल की। उन्होंने जो भी कहा मैं सुन नहीं पाया। मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा, वह कांप रही थी। दादाजी वापस कमरे में आए और उन्होंने मेरी दादी से बात की। क्या हो रहा है दादाजी? मैंने चिल्लाया। उन्होंने दुखी नजर में मेरी ओर देखा और कहा कि तुम हाजी साकू सामा के द्वारा पसंद किए गए हो। ऐसा कहकर वे तुरंत ही अपने ट्रक से कहीं चले गए। मैंने अपनी दादी माँ से पूछा कि हाजी साकू सामा कौन है? चिंता मत करो, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। दादाजी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हम अपने किचन में बैठे दादाजी के आने का इंतजार कर रहे थे। तब मेरी दादी ने बताया कि हाजी साकू सामा कौन है। दादी ने बताया कि बहुत समय पहले हाजी साकू सामा को मोंग साधुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे गांव के बाहर एक पुरानी इमारत में कैद कर दिया था। उन्होंने उसे 4 छोटी धार्मिक मूर्तियों के सहारे कैद कर लिया था जिन्हें जीजोस कहा जाता था, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के कोने में रखी गई। वहां से निकल पाना संभव नहीं था, पर किसी तरह से हाची साकू सामा वहां से आजाद हो गई। आखिरी बार हाची साकू सामा को 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी माँ ने कहा कि जो कोई भी उसे देख लेता है वह जल्दी मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। मुझे यह सब कुछ अंधविश्वास लग रहा था। मैं पक्का नहीं था कि मुझे किस चीज पर विश्वास करना चाहिए। जब दादाजी वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसका नाम केसान था। उसने मुझे चमड़े से बने कागज का टुकड़ा दिया और कहा, ये लो, इसे पकड़ो। उसके बाद वो और दादाजी ऊपर की सीढ़ियों से मेरे कमरे में चले गए। मैं और मेरी दादी माँ, हम दोनों किचन में अकेले थे। मुझे टॉयलेट जाना था। मेरी दादी मुझे टॉयलेट ले गई और उन्होंने मुझे दरवाजे को बंद करने से मना कर दिया। इन सब चीज़ों ने मुझे एक बार फिर से डरा दिया था। थोड़ी देर बाद दादाजी और केसान मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक रखा था और उन पर कई पुराने मंत्र लिखे गए थे। कमरे के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे नमक से भरे कटोरे रखे हुए थे। एक बुद्धा की छोटी सी मूर्ति को कमरे के सेंटर में एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखा गया था। वहां पर एक बाल्टी भी थी। यह बाल्टी किस लिए? मैंने पूछा। यह तुम्हारे मलमूत्र के लिए है, दादाजी ने कहा। केसान ने मुझे बेड पर बिठाकर मुझसे कहा कि जल्दी सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में रुकना है। तुम्हें कल 7 बजे से पहले तक इस कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। उस समय तक तुम्हारे दादा दादी ना तो तुमसे बात करेंगे और ना ही तुमसे मिलेंगे। याद रखना कि उस समय तक किसी भी हालत में तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं तुम्हारे माता पिता को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगी। उसने गंभीर तरीके से मुझसे सब कहा था और मैं चुपचाप अपना सर हिला दिया। तुम्हें अंत तक केसान की बातें माननी है, दादाजी ने कहा, और इस चमड़े के कागज को अपने से अलग मत होने देना। यदि और कुछ तुम्हारे साथ हो तो बुद्धा से प्रार्थना करना और हमारे जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर लेना। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं टीवी देखने लगा, पर मैं बहुत नर्वस था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक जेल के अंदर हूँ और मैं बहुत निराश और डरा हुआ था। मैं बेड पर लेट गया और मुझे नहीं पता था कि मुझे कब नींद आ गई। जब मैं उठा तब रात के 1 बज रहे थे। तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे चेहरे से खून बह रहा हो और मेरे दिल ने
धड़कना बंद कर दिया हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि यह सब हवा के कारण हो रहा होगा या फिर पेड़ की शाखाओं के कारण। मैंने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी ताकि उस आवाज को अपने ध्यान से हटा दूं। आखिरकार वह आवाज रुक गई और इसी के साथ मैंने अपने दादाजी के मुझे बुलाने की आवाज सुनी। उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा, यदि तुम डर गए हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। यह सुनकर मैं खुश हो गया और मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, पर तभी मैं रुक गया। अब मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। यह बात दादाजी की ही लग रही थी, पर फिर भी अलग थी। मैं नहीं बता सकता कैसे, पर अलग थी। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने पूछा। तुम अब दरवाजा खोल सकते हो? मैंने बाईं ओर देखा और मेरी हड्डियां कांपने लगी। मैंने देखा कि कटोरे में भरा हुआ नमक अब धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हटा। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं अपने घुटनों में बैठकर बुद्धा से प्रार्थना करने लगा, कृपया कर मुझे आज हाची साकुसामा से बचा लो। मैं रो रहा था। उसके बाद मैंने दरवाजे के बाहर से वही आवाज सुनी। खिड़की पर खटखटाना फिर से शुरू हो गया। मुझ पर डर हावी हो रहा था। पूरी रात मैं बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मुझे लगा कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा, पर आखिरकार सुबह हो गई। उन चारों कटोरों में भरा नमक पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने सावधानी से अपना दरवाजा खोला। केसान और दादी माँ बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जब दादी माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वह रोने लगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, उन्होंने कहा। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मैं अपने माता पिता को किचन में बैठा देख हैरान था। दादाजी अंदर आए और उन्होंने कहा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हमने सामने के दरवाजे से बाहर जाकर एक बड़ी काले कलर की वैन देखी जो सड़क पर खड़ी हमारे इंतजार कर रही थी। गांव के कई सारे लोग उस वैन के आसपास खड़े थे और मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे, यही वो बच्चा है। यह वैन 9 सीट वाली थी जिसके बीच में मुझे बैठाया गया और मेरे आसपास 8 लोग बैठे थे मुझे घेरे हुए। केसान ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई थी। वो आदमी मेरे बाईं ओर बैठा था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने अपने आप को काफी मुसीबत में डाल लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम शायद चिंता में होगे। अपना सर नीचे रखना और अपनी आंखें बंद रखना। हम उसे नहीं देख सकते, पर तुम देख सकते हो। अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक कि हम एक सुरक्षित जगह पर न पहुंच जाएं। दादाजी सामने बैठे थे और मेरे पिता पीछे कार से हमारे साथ आ रहे थे। हम सभी काफी धीमे चल रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या शायद इससे भी कम। कुछ समय बाद केसान ने कहा, यहाँ से असली परेशानी शुरू होती है, और इसके बाद उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसी समय मुझे वही आवाज सुनाई दी। मैंने उस चमड़े से बने कागज को अपने हाथों में टाइटली पकड़ रखा था। मैं अपना सर नीचे कर रखा था, पर मैं बाहर की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था। यह वैन के साथ चल रहा था। यह हाची साकुसामा थी। वह खिड़की के बाहर थी, पर वह हमारे साथ साथ ही चल रही थी। और थोड़ी देर बाद वह नीचे मुड़ी और वैन के अंदर झांकने लगी। मैं हाँफने लगा। मेरे बगल में बैठा आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उस चमड़े के कागज के टुकड़े को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद खटखटाने की आवाज शुरू हो गई। आवाज तेज होती गई। हमारे चारों ओर खिड़कियों पर खटखटाना शुरू हो गया। वैन में सभी लोग हैरान थे और अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे। वे उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उसे सुन सकते थे, पर वे लोग खिड़कियों में खटखटाने की आवाज सुन सकते थे। केसान जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। वैन के अंदर काफी तनाव का माहौल बन गया था। थोड़े समय बाद खटखटाने की आवाज रुक गई और हाची साकुसामा की आवाज भी रुक गई। केसान ने हमारी तरफ देखा और कहा कि अब हम ठीक हैं। मेरे आसपास के सभी लोग ने राहत की सांस ली। मुझे वैन से उतारकर मेरे पिता की कार में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मुझे कसकर गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी और पिता ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया और वे सभी अपने रास्ते चले गए। केसान मेरे पास आकर उस चमड़े के कागज के टुकड़े को दिखाने को कहा। जब मैंने उसे देखा तो वह पूरी तरह काला हो गया था। अब तुम ठीक हो और यह नया टुकड़ा लो और इसे अपने पास हमेशा रखना, केसान ने कहा। इसके बाद हम सभी प्लेन से उस जगह से निकल गए। मेरे दादाजी ने हमें सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। जब हम प्लेन में थे तब मेरे पिता ने बताया कि उन्हें उस 8 फीट लंबी औरत के बारे में पता था। बहुत समय पहले उनका दोस्त उनके द्वारा पसंद किया गया था। उसके बाद वह गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मेरे पिता ने कहा कि और भी कई दूसरे लोग थे जिन्हें उसके द्वारा पसंद किया गया था। उन सभी को उससे बचने के लिए
जापान छोड़कर दूसरे देशों में सेटल होना पड़ा। उसके बाद वह लोग फिर कभी अपने घर नहीं आ पाए। वह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिस कारण से हाजी साकुसामा रिश्तेदारों के रूप में आकर बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग हमारे रिश्तेदार थे और वह सभी तुम्हारे चारों ओर इसलिए बैठे थे ताकि हाजी साकुसामा को कंफ्यूज किया जा सके। उन सभी से कांटेक्ट करने और उनको यहाँ तक लाने में एक दिन लग गया, इसलिए तुम्हें रात भर उस बंद कमरे में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन जेजोस मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई होगी, जिस कारण से हाची साकुसामा आजाद हो गई होगी। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम वापस अपने घर लौट आए थे। इस घटना को बीते 10 साल हो गए हैं। तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। मैं जापान नहीं जा सकता, पर मैं अपने दादा दादी से फोन में बात करता हूँ। मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए। जब वे बीमार थे तब उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि उनके मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता। यह बहुत ही दुख की बात थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी दादी माँ ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। वह मुझे बहुत याद करती हैं और वह चाहती हैं कि मैं उनसे एक आखिरी बार मिलूं। क्या आप चाहती हैं दादी माँ? मैंने पूछा। क्या ठीक होगा? 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने कहा। यह सब कुछ बहुत पहले हुआ था। अब तुम बड़े हो चुके हो। मुझे यकीन है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाची साकुसामा के बारे में क्या? मैंने पूछा। कुछ समय के लिए फोन की दूसरी तरफ एक शांति थी। उसके बाद मुझे एक गहरी और भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। सच में हाची साकुसामा, यह लेजेंड वाकई में काफी डरावना है, खास तौर पर बच्चों के लिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और अब आपकी बारी को जरूर सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।